तो हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने संसद के कुछ विधेयक और उससे संबंधित जो भी प्रावधान थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, और साथ ही हम लोगों ने संसदीय बहुमत क्या होता है और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, यानी कि उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूँ आज की, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी मैंने एक दो दिन पहले अपने चैनल में कुछ शॉर्ट्स शेयर किए हैं। ओके, कुछ शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं और उनमें आपको पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा और उसके आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी रिसर्च करके मैंने बनाए हैं और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और उनसे आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो आप उनको एक बार चेकआउट करिएगा और उनको देखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जल्दी ही मैं जियोग्राफी की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि भूगोल। तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर हम लोग जियोग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे। और जो भी हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट बचा हुआ है, यानी कि आने वाले 7 से 10 दिनों में, मैक्सिमम 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मतलब 10 या 15 दिन के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी को। और जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसको रेगुलर देखिए। अगर समझ में नहीं आता है, जो कि समझ में आएगा 100%, बट बाय द वे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करिए, उसको दोबारा रिपीट करिए, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट टाइम टाइम से पढ़ते रहेंगे और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग संसद के सत्र पढ़ेंगे, यानी कि संसद में कौन कौन से सत्र होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और विशेष सत्र, ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेंगे। और फिर अगर हम बजट सत्र की बात करें तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बजट क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसमें अनुदान मांगों का क्या रोल होता है, और विनियोग विधेयक क्या होता है, और इसके अलावा जो भी अतिरिक्त मांग अनुदान होते हैं, जैसे कि अतिरिक्त अनुदान, लेख अनुदान और अपवाद अनुदान, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बजट सत्र क्या होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग मानसून सत्र पढ़ेंगे, फिर शीतकालीन सत्र और फिर विशेष सत्र। तो ये सारी चीज़ें जो हम सत्र के अंदर देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सत्र के दौरान कौन कौन से काल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काल होता है वो है प्रश्नकाल, और ये जो होता है सदन के शुरू होने के, यानी कि सत्र के शुरू होने का जो पहला घंटा होता है, जो कि 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। इसमें जो चर्चाएं होती हैं उसको बोला जाता है प्रश्नकाल। इसके बाद है आधे घंटे की चर्चा, और ये जो होता है प्रश्नकाल के बाद और लंच का टाइम होने से पहले किया जाता है। और इसके बाद आखिरी में होता है शून्यकाल, जो कि अंतिम होता है, और ये इसका टाइम जो होता है वो 5:30 से 6 का होता है। ओके, और इसी के अंतर्गत हम लोग प्रश्नकाल के अंदर कौन कौन से प्रश्न किए जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अर्थ सूचना के प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो है संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, और जितने भी प्रस्ताव हैं वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। एंड देन इसके बाद आता है संसदीय नीतियाँ। तो नीतियाँ क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और संविधान में इनका प्रावधान कहाँ किया गया है और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले डाल दीजिए संसद के सत्र। ठीक है, तो इससे पहले जो भी मैंने बताया वो आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले ही, ताकि हम लोग यहाँ पे जब वो चीज़ें पढ़ें तो आप उन चीज़ों से रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला सत्र हम लोगों ने क्या देखा था? बजट सत्र। बजट सत्र या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बजट सेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बजट क्या होता है। तो जो बजट है वो अनुच्छेद 112, ओके, अनुच्छेद 112 के तहत बजट जो है वो एक वर्ष का, एक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो होता है बजट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एक के पहले आगामी, यानी कि आने वाले एक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार की एक वर्ष की इनकम होती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो भी आय होती है, हिंदी में लिख देता हूँ, जो भी उसकी आय होती है यानी कि जो उसकी कमाई होती है और जितना उसका खर्च होता है, तो उसका जो ब्यौरा है वो साल में एक बार संसद के सामने प्रस्तुत करता है। और वो जो प्रस्तुत करता है वो करता है बजट के रूप में, और इसी को बजट बोला जाता है। इसके बाद बजट की प्रक्रिया क्या होती है? ओके, तो प्रोसीजर ऑफ बजट, इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ओके, सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो बजट होता है ना, उसको सबसे पहले पेश करने के लिए, यानी कि उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से उसकी परमिशन मांगनी पड़ती है। राष्ट्रपति से परमिशन यानी कि अनुमति। ओके, तो सबसे पहले राष्ट्रपति से उस बजट को पेश करने के लिए अनुमति मांगी जाती है। फिर राष्ट्रपति उसको एक डेट यानी कि एक दिनांक निर्धारित करता है और उस दिन बजट जो है पेश किया जाता है। और ये जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान वित्त मंत्री कौन है हमारा? तो ये है श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो ये वर्तमान वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद फिर इस जो ये जो बजट है इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में जब इसको लाया जाता है तो इस पर जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो इस विधेयक को, यानी कि जो ये बजट है ये कैसे पेश किया जाता है, ये विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। ओके, विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये इस विनियोग विधेयक को, ओके, इस विनियोग विधेयक को धन विधेयक, ओके, तो जो ये विनियोग विधेयक है इसको जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो धन विधेयक निर्धारित करता है, और इसके बाद वहाँ पर इसको पास किया जाता है और फिर इसको राज्यसभा भेज दिया जाता है, जहाँ पर राज्यसभा के पास 14 दिनों का टाइम होता है
और 14 दिन में अगर ये मतलब 14 दिन के टाइम में अगर ये इसका अपनी अनुमति देता है तो ठीक है, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा है वो इससे सहमत है या नहीं है, वो जो है वो विधेयक पारित मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति की जैसे ही सहमति मिलेगी तो बजट जो है वो पारित मान लिया जाएगा। ओके, तो ये जो है ये ओवरऑल बजट की प्रक्रिया है। तो ये जो है ये ओवरऑल बजट की प्रक्रिया है और इस तरह से हमारे देश का प्रति वर्ष बजट बनता है और वो पारित होता है। ओके, अब इसमें लिख लीजिए अनुदान मांगे। ठीक है, तो अनुदान मांगे क्या होती हैं, इसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 113 में किया गया है। और अनुच्छेद 113 क्या कहता है, लिख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 113 में जो है वो अनुदान मांग का प्रावधान किया गया है और इसके लिए क्या है कि जो संचित निधि है, ओके, तो जो संचित निधि है तो इससे जो है जो भी सरकारी पदाधिकारियों को वेतन दिए जाते हैं या भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी वित्तीय कार्य होते हैं, यानी कि जो साल भर का खर्च होता है सरकार का, ठीक है, जो भी नीतियाँ हो गई या जो भी योजना बनाने में खर्च होता है, तो उन सबको इस अनुदान मांग के जरिए एक तरह से मांग की जाती है कि इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है और वो जो है फिर विनियोग विधेयक के रूप में उसको पेश किया जाता है और उसको पास होने के बाद संसद जितना पैसा चाहती है, यानी कि जितना भी बजट में प्रावधान किया गया होगा उतना जो है वो पैसे निकाल लेती है संचित निधि से। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिए विनियोग विधेयक। और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 114 में किया गया है। ठीक है, और इसमें लिख लीजिए ये जो विधेयक है ये साधारण बहुमत से पारित होता है और इस पर जो राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जो विनियोग विधेयक होगा जिसे लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या करता है, धन विधेयक घोषित करता है, तो वो जो धन विधेयक होगा उस पर जो राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो लेना अनिवार्य है, उसके बिना जो है धन विधेयक पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले विनियोग विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है और यहाँ पर पास होने के बाद फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है और फिर राज्यसभा से पास होने के बाद या यहाँ पे पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके पास 14 दिन का टाइम होता है, पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसमें ये पास करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पास नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास मान लिया जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा में पास ना हो, प्रावधान है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, और उसके समेत जो भी मंत्रिमंडल है
उन सबको क्या है, इस्तीफा देना पड़ता है और फिर जो वो सरकार है वो वहाँ से रद्द मानी जाती है और एक फिर नई प्रक्रिया से उसका गठन किया जाता है। तो लोकसभा में पास होना इसका आवश्यक है। ओके, तो यहाँ पर राज्यसभा में भेजा जाता है और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में राष्ट्रपति के पास पहुँचता है। ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे देता है और फिर ये जो बजट है ये पारित मान लिया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त अनुदान, और जो अतिरिक्त अनुदान है इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 115 में किया गया है। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, इससे भी जो है राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है ना। ये भी लोकसभा में पारित किया जाता है और इसको भी जो है साधारण बहुमत से पास किया जाता है। और इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है कि मान लीजिए कि सरकार कोई योजना लाना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है वो संचित निधि से धन निकालती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो वित्तीय वर्ष है, यानी कि एक साल का जो लेखा जोखा सरकार ने प्रस्तुत किया, तो वो एक साल खत्म होने से पहले वो सरकार का जो बजट है वो समाप्त हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, तो इस स्थिति में क्या करता है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति की अनुमति से अतिरिक्त अनुदान यानी कि जो एक्स्ट्रा अनुदान है वो भी ले सकता है। यानी कि एक तरह से बजट खत्म हो जाने पर और साल अभी खत्म नहीं हुआ है तो क्या है कि इनके पास ये प्रावधान है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर कुछ एक्स्ट्रा कैश जो है वो संचित निधि से निकाल सकते हो। और इसके बाद है लेखा अनुदान। ओके, और जो लेख अनुदान है इसका जो वर्णन है वो किया गया है अनुच्छेद 116 में। और इसमें क्या प्रावधान है कि देखिए वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाए, वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है, ठीक है, अगर वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाए और जो बजट है यानी कि जो बजट में निर्धारित किया गया है कि हर वर्ष फरवरी के माह में बजट पेश किया जाएगा, और अगर वो बजट पेश ना किया गया हो, ठीक है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, अगर किसी कारणवश सरकार ने बजट पेश नहीं किया है और सरकार को आगे कार्य संचालन के लिए कुछ और अनुदान की यानी कि कुछ और पैसों की धन की आवश्यकता है, ठीक है, तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो जो है संचित निधि से धन निकाल सकता है, संचित निधि से धन निकासी कर सकते हैं यानी कि धन निकाल सकते हैं। ओके, और ये जो धन निकासी होगी ये भी राष्ट्रपति की अनुमति से होगी। और ये कितना धन निकाल सकते हैं, तो कुल बजट का 1/6 यानी कि 2 माह का बजट जो है ये निकाल सकते हैं। इसके बाद अपवाद अनुदान। ओके, और ये जो है
तो इसमें जो है संसद कोई ऐसा मतलब कि किसी ऐसे कार्य के लिए जिसका वर्णन जो है बजट में नहीं किया गया है, जिसका बजट के प्रावधानों में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि जो संसद ने बजट पास करवाया है उसमें कहीं भी इस अनुदान का वर्णन नहीं है कि इसका कहाँ यूज होगा या किस चीज़ में यूज होगा और कितना यूज होगा। तो इसके लिए क्या कर सकती है, एक अपवाद अनुदान ले सकती है और वो उस अपने मन चाहे जो भी उसके मन में हो या किसी चीज़ में खर्च करना चाहती है तो वो उसमें निवेश या खर्च कर सकती है और इसके लिए वो अलग से पैसा निकाल सकती है संचित निधि से। और अब लिख लीजिए बजट सत्र। तो बजट सत्र क्या है? तो देखिए, तो ये साल का पहला सत्र होता है, साल का पहला सत्र। ठीक है, और जिस इसकी जो अवधि होती है वो फरवरी से मार्च की होती है, यानी कि फरवरी में शुरू होती है और मार्च में एंड कर ली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष, तो जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो वक्त होता है वो जो होता है वित्तीय वर्ष कहलाता है। उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पर, ओके, इसमें क्या किया जाता है, बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, बजट पेश किया जाता है और ये बजट कौन पेश करता है? तो ये वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए, इसमें अनुदानों की मांग की जाती है। एंड देन राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है इसमें। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है ये उसकी विधायिका शक्ति है। ठीक है ना, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, इसकी विधायी शक्ति है। इसके बाद लिख लीजिए, इसमें दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अलग अलग, यानी कि राज्यसभा में अलग से और लोकसभा में अलग से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ओके, इसके बाद लिख लीजिए, इसमें क्या कार्य होता है? तो इसमें ओके, तो वित्तीय कार्य किए जाते हैं। ओके,
से वित्तीय कार्य और चर्चाएं की जाती है। ओके, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, जो बजट सत्र है ये साल का पहला सत्र होता है और इसका जो समय है फरवरी और मार्च का होता है, यानी कि इसको फरवरी या मार्च के माह में समाप्त कर दिया जाता है। तो फरवरी के माह में शुरू होगा और मार्च के माह में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, बजट पेश किया जाता है और ये जो बजट है वो देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अनुदानों की मांग की जाती है, यानी कि कितना खर्चा है सरकार का साल भर का और किस चीज़ में खर्चा करना चाहती है वो सब लिखेगी, यानी कि कृषि क्षेत्र में कितना खर्च करना है, रक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करना है और जितने भी मंत्रालय हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब में कितना कितना खर्चा करना है और कितना सरकार का खर्चा हुआ है, यानी कि पिछले वर्ष का बताया कि इतना इतना खर्च हुआ है और अगले साल के लिए इतना इतना खर्च होना है और उस हिसाब से वो अनुदानों की मांग यानी कि धन की मांग करती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति का अभिभाषण रखा जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग से पारित करवाया जाता है। और इसमें फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें काम जो होता है वो किया जाता है, तो इसमें जो होता है मुख्य रूप से वित्तीय कार्य यानी कि जो फाइनेंशियल वर्क होते हैं वो सारे किए जाते हैं और इसके संबंध में चर्चाएं भी सदन में की जाती हैं। इसके बाद दूसरा मॉनसून सत्र। ओके, तो जो मॉनसून सत्र है ये साल का दूसरा सत्र कहलाता है। ठीक है, और इसका जो समय होता है वो जुलाई अगस्त का होता है। ठीक है, और इसमें जो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो इसमें लिख लीजिए अभिभाषण नहीं होता, अभिभाषण नहीं होता और ना ही इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित किया जाता, यानी कि अगर अभिभाषण ही नहीं होगा तो प्रस्ताव किस लिए पारित करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नहीं होती। और इसमें लिख लीजिए कि यहाँ पर कार्य क्या होते हैं, तो इसके लिए मुख्य रूप से विधायी कार्य किए जाते हैं, यानी कि कानून निर्माण करना, कानून में संशोधन करना और किसी कानून को चाहे तो रद्द भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, विधायी कार्य किए जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि जो विधायी चर्चाएं होती हैं वो सब भी इसके दौरान की जाती हैं। इसके बाद तीसरा सत्र कौन सा था हमारा, शीतकालीन सत्र। ओके, यानी कि विंटर सेशन। तो इसमें लिख लीजिए साल का आखिरी सत्र और इसकी जो टाइमिंग है वो है नवंबर दिसंबर। ठीक है, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में ये सत्र जो है वो लाया जाता है। इसके बाद है इसमें कार्य क्या होते हैं, तो इसमें भी सेम वही विधायी कार्य होते हैं, यानी कि कानून निर्माण संबंधी कार्य होते हैं और इसमें उसी के संबंध में चर्चाएं भी होती हैं। और यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर लीजिए कि जो अभिभाषण है वो नहीं होता और ना ही इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ओके, इसके बाद एक और चीज़ लिख लीजिए विशेष सत्र।
और विशेष सत्र क्या होता है? यदि राष्ट्रपति चाहे तो। तीन सत्रों के अतिरिक्त कभी भी, है ना, कोई और सत्र बुला सकता है। ठीक है? तो हमारा संविधान जो है वो राष्ट्रपति को इतनी पावर देता है कि जो बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है, इन सत्रों के अलावा अगर कभी उसको ऐसा महसूस होता है कि अभी जो है सत्र की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सत्र नहीं होगा ना तो कोई कानून बनाया जाएगा, ना तो किसी कानून में संशोधन किया जाएगा, और ना ही अगर कोई ऐसा कानून है जिससे समाज में हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं तो उससे संबंधित ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो कभी भी ऐसा एक विशेष सत्र बुला सकती है, और इसके लिए शर्तें क्या होंगी वो लिख लीजिए। शर्तें या शर्त, और इसकी सिर्फ एक शर्त है और वो ये है कि सदन के, और ये सदन कौन सा होगा, जिस सदन का सत्र बुलाया जाना है, ठीक है, तो सदन के 1/10 यानी कि 10% सदस्यों द्वारा अनुरोध। ठीक है, अगर मतलब ये हुआ कि अगर सदन के 10% जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि जो विशेष सत्र है संसद का वो लाया जाए, उसको बुलाया जाए, तो राष्ट्रपति फिर जो है उसके आधार पर निर्णय लेता है और वो एक विशेष सत्र ला सकता है। इसके अलावा लिख लीजिए, अब देखिए जो जो सत्र होते हैं, ठीक है, जो भी सत्र होते हैं ये सारे जो है सदन में ही लाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो है सदन में लाए जाते हैं, और इसके लिए क्या होता है, सदन में जो संसद है उनको जो वाक एवं अभिव्यक्ति है जो हमें 19, ओके, जो 19 के अंतर्गत जो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है और उनकी कुछ सीमाएं भी थी जो हम लोगों ने देखा था, तो जो संसद है उनको सदन के अंदर असीमित, ओके, असीमित वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संसद है वो सामान्य नागरिकों से अलग है, और जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति का जो विशेषकर अधिकार दिया गया है, तो उसमें बहुत सारी सीमाएं भी दी गई हैं, और वो सारी सीमाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, और उसको अगर आप देखना चाहें तो एक बार पेज को पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो जो सारी सीमाएं हैं वो संसद के किसी भी सदस्य के ऊपर तब तक नहीं लागू होते जब तक कि वो सदन के अंदर है, और सदन के बाहर आएंगे तो उन पर वो सारी चीज़ें भी लागू होंगी। लेकिन जब तक वो सदन के अंदर रहेंगे तो वो किसी भी बात के लिए, यानी कि अगर वो कोई भी ऐसी बात करते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी भी न्यायालय में, ओके, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो उन्हें किसी भी न्यायालय में इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ओके, और
में एक शर्त ये भी है कि संसद किसी न्यायाधीश के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, असीमित प्राप्त है, लेकिन आप उस स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसके बारे में किसी भी प्रकार की मतलब गलत बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उनको एक तरह से अपमानित नहीं कर सकते अपने वाक्य द्वारा। ओके, लेकिन कब कर सकते हैं? जब तक कि उस न्यायाधीश पर पद मुक्ति प्रस्ताव सदन में न लाया जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संसद है उसको असीमित अधिकार प्राप्त है। ओके, लेकिन वो किसी भी न्यायालय के किसी भी जज के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती, और वो तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उस न्यायाधीश के ऊपर जो उसको उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है वो सदन में नहीं लाई जाती। और अगर वो सदन में लाई जाती है तो वो न्यायाधीश पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका जो पदमुक्ति का प्रस्ताव है वो सदन में नहीं लाया गया है तो आप किसी भी न्यायाधीश के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद लिख लीजिए। ओके, सत्र के दौरान काल। ठीक है, तो सत्र के दौरान कौन कौन से काल होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने शुरू में बताया था मैंने आपको कि 3 काल होते हैं। सबसे पहला प्रश्नकाल। ओके, इसके बाद आधे घंटे की चर्चा, और इसके बाद होता है अल्प सूचना। ठीक है, अल्प सूचना के प्रश्न। तो ये जो काल है वो सब किसी भी संसद के सत्र के दौरान किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए प्रश्नकाल। ठीक है, तो देखिए, तो जो प्रश्न काल होता है ये जब कोई सत्र शुरू होता है तो उस सत्र के शुरू होने का जो पहला घंटा होता है, यानी कि जो सामान्यतः 11 से 12 का टाइम होता है, जो सत्र की शुरुआत होती है वो 11 बजे होती है, तो जो 11 से 12 का टाइम होता है, ठीक है, तो ये जो टाइम होता है घंटे का ये कहलाता है प्रश्नकाल। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, मंत्रियों द्वारा मतलब संसद के सदस्यों द्वारा जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें। सत्र की बैठक का पहला घंटा। ओके, और ये टाइमिंग है वो 11 से 12 बजे के बीच का है। इसके बाद लिख लीजिए, इसमें सदस्यों द्वारा, ओके, और ये सदस्य कौन होंगे, संसद के सदस्यों द्वारा किसी भी मंत्री से या मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं।
और ये जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो होगा तारांकित यानी कि स्टार्ड, और इसके अलावा होंगे अतारांकित यानी कि अनस्टार्ड, और इसके अलावा जो एक तीसरा होता है वो होता है अल्प सूचना के प्रश्न। ओके ओके, एक्चुअली मैंने ऊपर कुछ गलत लिखवा दिया शायद। ओके, इट्स कंफ्यूजन एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ पे अल्प सूचना नहीं होगा, यहाँ पर शून्य काल होगा। ओके, जो तीसरा प्रश्न है यानी कि दूसरा है वो है शून्य काल, ठीक है। जो तीसरा काल था वो शून्य काल है। ओके, तो अब इसमें लिख लीजिए पहला तारांकित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के प्रश्न किए जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, और ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये हरे रंग के कागज पर, हरे रंग के कागज पर लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनके पास एक लिखित प्रश्न आता है जिसके जो जवाब है वो मंत्री को देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, तो जो भी संसद के साथ प्रश्न करते हैं तो इसके अंतर्गत जो तारांकित, तारांकित का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये प्रश्न हो गया और इसके ऊपर एक तारा यानी कि स्टार बना दिया गया, तो ये हो जाएगा तारांकित प्रश्न। और ये जो प्रश्न होंगे इनका जो है मंत्रियों को मौखिक आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर देना पड़ता है, मौखिक उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अलावा जब भी कोई सदस्य यानी कि कोई भी मंत्री जो है उत्तर देगा तो उसके उत्तर का एक जो पूरक उत्तर है यानी कि पूरक प्रश्न किया जाता है, ठीक है। उसके उत्तर से अगर वो नहीं है, मतलब कि संतुष्ट नहीं है, तो वो उसके उत्तर से एक और प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। और ये अधिकार किसका है, ये है संसद के सदस्यों का, ना कि उस मंत्री का। ओके, देन इसके बाद इसमें अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसमें अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनमें से उस मंत्री को इसका मौखिक उत्तर देना पड़ेगा, और इसके बारे में अगर वो सदस्य चाहे तो एक पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। एंड देन इसके बाद लिखिए अतारांकित प्रश्न। और ये क्या होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था कि उसमें मौखिक आंसर यानी कि मौखिक उत्तर जो है वो देना अनिवार्य है, तो इसमें लिख लीजिए मौखिक उत्तर देना अनिवार्य नहीं। ठीक है, और इसमें जो है लिखित उत्तर दिया जाता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। और ये जो है तो ये उजला यानी कि वाइट, इसको सफ़ेद भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो सफ़ेद लिख लीजिए, सफ़ेद रंग के कागज़ पर ये जो क्वेश्चन है किया जाता है, सफ़ेद रंग के कागज़ पर। ओके, और इसमें जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसमें तारांकित का मतलब हमने समझ लिया था कि उसमें एक स्टार लगा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तारांकित प्रश्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी मान लीजिए कि ये एक
प्रश्नों की सूची है। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो मान लीजिए इसमें से पहले प्रश्न में स्टार लगा हुआ है और तीसरे प्रश्न में स्टार लगा हुआ है। तो ये जो पहला और ये तीसरा प्रश्न है, तो इसका जो है उनको मौखिक आंसर देना अनिवार्य है। और जो ये बीच वाला प्रश्न है जिसमें तारा यानी कि स्टार नहीं बना हुआ है, तो उसका जो है वो लिखित आंसर देंगे, इसमें मौखिक आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये होता है तारांकित और अतारांकित प्रश्न का मतलब। इसके बाद लिख लीजिए अल्प सूचना के प्रश्न। और अल्प सूचना के प्रश्न का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अल्प सूचना का मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम सूचना यानी जानकारी, यानी कि जो कम समय में जानकारी दी जाती है। और इसमें लिख लीजिए, इसमें कैसे प्रश्न किए जाते हैं? तो इसमें जनहित या लोक महत्व, ओके, तो इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि प्राथमिक होते हैं, यानी कि अन्य चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिक होते हैं, यानी कि इनका जो प्रेफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि इन प्रश्नों को पूछने के लिए अध्यक्ष की अनुमति ज़रूरी है। और ये अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष, और वर्तमान में ओम बिरला। ठीक है? तो ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं जिनको जनहित के संबंध में या लोक महत्व के संबंध में, या फिर इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, तत्कालिक महत्व के, यानी कि जो वर्तमान करंट के जो महत्व वो होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनसे संबंधित जो है प्रश्न किए जा सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि दूसरी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिक होते हैं, इसलिए इन्हें अल्प सूचना के प्रश्न कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस में प्रश्न किए जाते हैं। और इनमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि ये जो होते हैं सदैव तारांकित होते हैं। ओके, सदैव तारांकित होते हैं। इसके बाद लिख लीजिए दूसरा काल कौन सा है? शून्य काल के प्रश्न। अब देखिए, जो ये शून्य काल वाला ऑप्शन है ना, ये और किसी भी संविधान में यानी किसी देश के संविधान में नहीं था, और ये जो है भारत में, ठीक है, तो ये भारत की देन है, भारत की विश्व को देन है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है, भारत की विश्व को देन। ओके, ओके, तो ये जो है भारत को विश्व की देन है। ओके, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से? तो सबसे पहले लीजिए इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो ये जो होता है प्रश्नकाल के बाद का टाइम होता है, प्रश्नकाल के बाद का। और लंच यानी कि भोजन अवकाश, ठीक है, भोजन अवकाश के पहले का। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, और ये जो होता है मोस्टली 12 से 1 के बीच का टाइम होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, शून्य काल के प्रश्न किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रश्न, मतलब किस महत्व के प्रश्न किए जाते हैं? तो इसमें वही है जनहित का, ओके, लोक महत्व का, है ना। तो इनसे संबंधित किसी भी विषय में प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, जनहित के संबंध में, लोकहित,
इन चीज़ों के संबंध में कोई भी जो विषय है उनके संबंध में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और इसके बाद है नंबर 3, आधे घंटे की चर्चा। ओके, आधे घंटे की चर्चा। और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जैसे कि मान लीजिए प्रश्न काल में जो प्रश्न किए गए थे और उसमें से कोई मुद्दा निकल के आता है, तो उन मुद्दाओं पर चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा जो होती है ये लास्ट का टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए टाइमिंग क्या होती है इसकी, अंतिम आधे घंटे का वक्त। ठीक है, और ये वक्त कौन सा होता है, 5:30 से शाम 6 का वक्त। ठीक है, तो ये जो होता है ये आधे घंटे की चर्चा कहलाती है। और एक चीज़ ये देख लीजिए आप लोग, जो संसद के सत्र का टाइम होता है वो होता है 11 से 6 बजे तक का। ठीक है, 11 बजे शुरुआत होती है और 6 बजे शाम को समाप्ति हो जाती है। तो ये जो है लास्ट के 5:30 से 6:30 के बीच का जो आधा घंटा होता है, तो उसको जो बोला जाता है आधे घंटे की चर्चा बोला जाता है। तो ये बैठक के अंतिम आधे घंटे का वक्त होता है। और इसमें क्या होता है, जो प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों से उत्पन्न मुद्दों के बारे में चर्चा होती है ना। तो जो भी प्रश्नकाल में यानी कि जो 11 से सुबह 12 बजे के बीच का टाइम होता है, उस टाइम पे जो भी प्रश्न संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से किए जाते हैं और उनसे संबंधित कोई भी अगर मुद्दा सामने आता है, तो उनके बारे में जो चर्चा है वो शाम को 5:30 से 6 के बीच की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्नकाल और संसद के सत्र के दौरान कौन कौन से प्रश्न किए जाते हैं वो सारे हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि संसद के कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं और संसद की कौन कौन सी नीतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले निधियाँ देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले संसद की निधियाँ, एक्चुअली संसद में लिखिए, इसमें लिख लीजिए निधियाँ बस। ओके, तो जो निधियाँ हैं, एक्चुअली सबसे पहले तो ये चीज़ की निधियाँ होती क्या है ना। तो ये एक तरह से, ओके, तो ये एक तरह से क्या होती हैं, भारत सरकार के राजकोष। ओके, तो एक प्रकार से भारत सरकार का राजकोष होता है। और राजकोष का मतलब ही क्या होता है, सरकारी खजाना। ठीक है, तो ये एक तरह से भारत सरकार का जो होता है राजकोष होता है। यानी कि समझिए कि ये भारत सरकार का एक मनी बॉक्स है और इसमें से जब सरकार को आवश्यकता होती है सरकार उसमें पैसे निकाल सकती है। ठीक है, तो अब इसमें टाइप लिख लीजिए कितने टाइप के होते हैं ये। तो निधियाँ जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं अपने इंडिया में। और कौन कौन सी होती हैं वो, सबसे पहले लिख लीजिए संचित निधि। ओके, उसके बाद है लोक लेखा निधि। और इसके बाद है आकस्मिक निधि। ठीक है, और इनका वर्णन कहाँ किया गया है, तो जो संचित निधि है, ओके, तो
जो संचित निधि है इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 366 में किया गया है। और इसके अलावा जो लोक लेखा निधि है इसका 366 में, और जो आकस्मिक निधि है इसका अनुच्छेद 367 में वर्णन किया गया है। तो अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले संचित निधि क्या होती है। ओके, तो संचित निधि क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा अगर बात करें तो संचित निधि जो है वो भारत के सरकार का एक ऐसी निधि या एक ऐसा कोष होता है जिसमें सरकार की जितनी भी आय होती है, यानी कि सरकार के जो भी इनकम के सोर्स होते हैं और जिन जिन तरीकों से सरकार पैसे कमाती है, उन सारे सोर्सों को जो है संचित निधि में, यानी कि उन सारे पैसों को संचित निधि में रखा जाता है। तो इसमें लिख लीजिए भारत सरकार की ऐसी निधि जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त स्रोतों से प्राप्त आय को रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, आय और स्रोत। ठीक है, तो आय क्या होगी, आय जो होगी भैया पैसा होगी, और जो स्रोत होंगे तो वो ये बताता है कि किन किन तरीकों से, ठीक है ना, किन किन तरीकों से सरकार पैसे कमाती है। तो ये तरीके क्या हो जाएंगे। ओके, ओके, इसको ले लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा, टैक्स, यानी कि कर से। ठीक है, इसके बाद दूसरा ब्याज से। तीसरा लोन, यानी कि ऋण से। और चौथा सरकारी संपत्ति बेचकर। ठीक है, तो ये जो चार तरीके हैं, इन तरीकों से क्या है सरकार की आय होती है। सबसे पहली चीज़ क्या है, टैक्स। ओके, यानी कि जो भी कर है, ठीक है, जीएसटी हो गया या इसके अलावा जितने भी तरह तरह के कर लगाए जाते हैं, उन सब की जो आय होगी, यानी कि वो जो इनकम होगी वो सरकार की क्या होगी, एक तरह से कमाई होगी। और इस कमाई को कहाँ रखा जाएगा, इस कमाई को जो है वो इस संचित निधि में रख दिया जाएगा। ओके, इसके बाद है ब्याज, यानी कि जो सरकार किसी विदेशी देश से, ओके, तो किसी देश से अगर सरकार कोई ब्याज लेती है तो उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो है ये एक तरह से सरकार की इनकम हो जाती है। ओके, और इसके अलावा एक दूसरे तरह का भी ब्याज होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए सरकार ने किसी को ऋण दिया है। ओके, ऋण दिया है वो तो क्या हो जाएगा, एक तरह से व्यय हो जाएगा। लेकिन उस ऋण पर जब ब्याज आता है तो उसको भी क्या होता है, वो एक इनकम कहलाती है। ठीक है, तो ब्याज दो तरह से हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोन है, ठीक है, लोन जो नो एक्चुअली जो मैंने पहले बताया था वो एक्चुअली लोन के बारे में बताया था, सॉरी। तो लोन जो है सरकार अगर किसी देश से लोन लेती है तो वो जो होगा वो सरकार का एक तरह का आय हो जाएगा। और ब्याज तो सरकार किसी को लोन देती है तो उस पर फिर ब्याज लेती है, तो वो चीज़ें फिर तो थोड़ा आप सुधार दीजिएगा अगर आपने लिख लिया है तो। एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि ऐसे प्रॉब्लम जो त्रुटि है, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो होती रहती हैं, कुछ छोटी मोटी, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। ओके, तो इसके बाद है सरकारी संपत्ति बेचकर, यानी कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी कि जो भी सरकारी चीज़ों को बेचकर
उससे जो भी संपत्ति यानी कि जो भी पैसे प्राप्त होते हैं उन सबको जो है संचित निधि में रख देती है। ओके, तो ये जो सब होंगे ये सरकार के एक आय है और इसके स्रोत जो है वो ये सारे हैं। ओके, इसके बाद लोक लेखा निधि। ओके, तो लोक लेखा निधि क्या होती है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, जो लोक लेखा निधि है वो सरकार की कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है इसमें, बल्कि ये एक तरह से वो चीज़ें होती हैं जो मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसका जो पीएफ कटता है यानी कि जो उसकी भविष्य निधि का पैसा होता है तो वो लोक लेखा निधि में रखा जाता है। या मान लीजिए सरकार ने कुछ चीज़ें जारी की उसको बेचा तो वो पैसे जो है इसमें रखे जाएंगे और इन चीज़ों में जो बेचे जाएंगे वो कोई संपत्ति नहीं होगी बल्कि मान लीजिए किसी प्रकार का जो सरकारी बचत पत्र होता है उन चीज़ों को बेचती है, उनसे जो पैसे प्राप्त होते हैं तो वो लोक लेखा निधि में रखेगी। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये क्या होता है, तो ये जो होता है सरकार के पास अमानत स्वरूप होता है। ठीक है, यानी कि सरकार इसको खर्च नहीं कर सकती। ओके, इसके बाद और इसके जो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं तो इसमें लिख लीजिए नंबर वन पे सरकारी कर्मचारियों के पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, और अगर हिंदी में बोला जाए तो भविष्य निधि। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा। ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और उनका जो भी मंथली पीएफ कटता है तो उनको बाद में जाकर उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक साथ मिलता है तो वो होता है भविष्य निधि। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या लिख लीजिए, सरकारी बचत पत्र। ठीक है, तो इनको बेच कर भी जो पैसे आते हैं तो वो भी सब इसी में रखे जाते हैं। इसके बाद तीसरी है आकस्मिक निधि। तो ये क्या है, तो ये जो है आकस्मिक, अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आकस्मिक परिस्थितियों में यानी कि इमरजेंसी यानी आपातकालीन परिस्थितियों में। धन की आवश्यकता पड़ने पर इस निधि से धन की निकासी की जाती है। ओके, तो कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जो कि आपातकालीन हो यानी कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए कि किसी भी निर्णय के यानी किसी भी विषय के बारे में तत्कालीन निर्णय लेना है और उसके लिए पैसों की आवश्यकता है तो उस टाइम पे क्या है संसद के पास यानी कि जो भी बजट है तो उसमें इसका प्रावधान नहीं किया गया, उतना पैसा नहीं है सरकार के पास। तो सरकार के पास ये ऑप्शन है कि वो आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकती है और इसको उस चीज़ में यूज कर सकती है। ठीक है, तो आकस्मिक निधि जो है ये एक, ये मान लीजिए कि सरकार का एक फिक्स बैंक है, एक फिक्स अमाउंट है, एक फिक्स राशि है यानी कि नियत राशि है। ठीक है, और ये कितनी है, तो ये आज के टाइम पे जो है 30,000 करोड़। तो आज के समय पे हमारी आकस्मिक निधि में 30,000 करोड़ रुपए जो है वो सुरक्षित रखे गए हैं ताकि कभी अगर देश में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसके बारे में तुरंत निर्णय लेना हो और सरकार के पास उस निर्णय को निपटाने के लिए पैसे ना हो तो आकस्मिक निधि से वो पैसे निकाल सकती है और उसका यूज करके वो आपातकाल की स्थिति से बाहर आ सकती है। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि जो इसकी प्रक्रिया होगी तो इसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति से अनुमति। ठीक है, तो राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी और जो पैसे हैं वो निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी प्रोसीजर होते हैं यानी कि सदन में पास करवाना होता है यानी कि उनका अनुमोदन लेना होता है
तो वो चीज़ें जो है वो उस सिचुएशन से निपटने के बाद भी की जा सकती हैं, यानी कि ये चीज़ें जो है वो इतनी आवश्यक नहीं है, बट राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है और फिर वो पैसे जो है निकाल लिए जाते हैं और उससे जो कंडीशन है देश की उससे निपटा जाता है। ओके, तो ये थी भारत सरकार की निधियाँ। और अब हम लोग देखने वाले हैं संसदीय प्रस्ताव, यानी कि संसद में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव। ओके, तो संसद में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो सबसे पहला लिखिए काम रोको प्रस्ताव। नो, एक्चुअली सबसे पहले लिख लीजिए विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो विश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे जैसे नाम पे लिखा हुआ विश्वास, ठीक है। तो इस प्रस्ताव के द्वारा ये चेक किया जाता है कि जो सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो उस पर सदन का जो विश्वास है वो अभी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो ये जो है पेश किया जाता है और इसका वोटिंग होती है। और मान लीजिए अगर ये जो प्रस्ताव है पास हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है, तो जो वर्तमान सरकार है वो अपने पद पर बनी रहेगी। और अगर पास नहीं होता है तो फिर सारे सदस्यों को क्या है इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। तो जो भी मंत्रिपरिषद है उनको सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसमें लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ आप लोग लिख लीजिए, है ना। इसलिए मैं ही लिख देता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को, ओके, मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत, ओके, तो जो बहुमत होती है उसका एक तरह से परीक्षण किया जाता है। ओके, बहुमत का परीक्षण किया जाता है। और इसमें लिख लीजिए यदि यह प्रस्ताव पास नहीं होता, ओके, यदि यह प्रस्ताव पास नहीं होता तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ओके, और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लीजिए। ये प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और ये जो है किसी मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है, ठीक है, मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। और ये जो है साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसके बाद फिर क्या है, दूसरा लिख लीजिए अविश्वास प्रस्ताव। और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी सेम टू सेम होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए इस प्रस्ताव के द्वारा भी मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत का परीक्षण किया जाता है।
यानी कि जो सरकार अभी पावर में है, तो क्या उसका जो, यानी कि जो भी उसकी पावर है, तो उसके लिए जो भी मंत्रिपरिषद, जो संसद के सदस्य हैं, वो सब जो है उसका सपोर्ट करते हैं या नहीं, इस चीज़ को लेकर ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है पारित किया जाता है। और जो इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि अगर ये पारित हो जाता है, ठीक है, अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो पिछले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर पारित नहीं होता तो इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ पारित हो जाएगी तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल यानी कि ओवरऑल जो मकसद होता है, तो यही होता है कि एक तरह से ये चेक करना कि मंत्रिपरिषद जो है वो अभी भी बहुमत में है या नहीं, और अगर वो बहुमत में है तो वो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होने देगी, और अगर बहुमत में नहीं है तो वो पारित हो जाएगा। और इसमें एक दो चीज़ें लिख लीजिए। सबसे पहले इसको केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, और इस पर जो है न्यूनतम 50 सदस्यों का, न्यूनतम यानी कम से कम 50 सदस्यों का, कम से कम हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यानी कि प्रस्ताव को लाने से पहले कम से कम 50 सदस्य जो है इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने चाहिए, फिर उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। अगर 50 सदस्य इस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो वोटिंग भी शुरू नहीं होगी। और ये जो है एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है, एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जाएगा, और अगर शीतकालीन सत्र में चल रहा है तो फिर शीतकाल में एक ही बार लाया जाएगा, यानी कि एक ही सत्र में एक से ज़्यादा बार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता। इसके बाद है इसको साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ओके, इसके बाद तीसरा, काम रोको प्रस्ताव। ओके, तो काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, तो इसमें लिख लीजिए, ये भी जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ओके, और इसमें भी 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है वो अनिवार्य है। ओके, और इसमें अगर परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें किसी जनहित के जो वर्तमान में कोई कंडीशन है, तो उसके बारे में जो है जो सदन का कार्य होता है वो रोक दिया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इसके द्वारा जनहित के तत्कालीन महत्व के विषय पर चर्चा के लिए सदन के पूर्व निर्धारित कार्यों को रोक दिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक नॉर्मली जो है क्या होता है कि संसद का सत्र चालू होता है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न काल होते हैं, उसमें जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो हैं किए जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसी समय क्या होता है, कोई मुद्दा आ जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए सी ए ए, ठीक है, सी ए ए जैसा कोई मुद्दा सामने आ जाता है, तो फिर सरकार क्या कर सकती है कि इसके बारे में निर्णय लेने के लिए, ठीक है,
जो संसद के पूर्व निर्धारित कार्य होते हैं, ठीक है, जो संसद के पहले से निर्धारित कार्य होते हैं कि इस टाइम पे ये किया जाना है, उन सबको रोक देती है और इसके बारे में विचार करती है। ठीक है, और ये जो है कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि कोई भी विषय हो सकता है लोकहित से संबंधित। तो ये चीजें होती हैं काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत। और इसके बाद लिख लीजिए निंदा प्रस्ताव। और इसमें लिख लीजिए ये भी जो है केवल लोकसभा में, है ना, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और ये जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है, जरूरी नहीं है वो मंत्री ही हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा। और इसको जो पास करने की जो बहुमत की प्रक्रिया है वो है साधारण बहुमत। ठीक है, तो इसको भी साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। इसके बाद ध्यान आकर्षण। और ये जो है विश्व को भारत की देन है। ओके, जिस तरह से शून्यकाल विश्व को भारत की देन है, वैसे ही ध्यान आकर्षण प्रावधान जो है, प्रस्ताव जो है, वो भी भारत की देन है विश्व को। इसके अलावा इसमें लिख लीजिए सर्वप्रथम 1954 में, ठीक है, 1954 में लोकसभा में लाया गया था। और ये जो है दोनों सदनों में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। तो ये दोनों सदनों में लाया जा सकता है और इसको भी जो है वो साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। इसके बाद लिख लीजिए, ओके एक सेकेंड, यहाँ पर शायद हम लोग कुछ भूल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो नहीं लिखवाया मैंने। तो निंदा प्रस्ताव में लिख लीजिए इसमें क्या होता है, मंत्री या मंत्रिपरिषद, ठीक है, तो इनके जो कार्य होते हैं उसकी निंदा की जाती है। ठीक है, जैसा कि नाम से यह है निंदा प्रस्ताव, तो उसमें जो मंत्री या मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं उस पर निंदा व्यक्त की जाती है। और ध्यान आकर्षण प्रावधान में लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए किसी विषय पर, विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। ओके, तो किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वाला प्रस्ताव यानी कि ध्यान आकर्षित प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। और इसमें जो है एक चीज़ और लिख लीजिए, है ना, और इसके लिए जो है यानी कि ये जो किसी भी यानी कि जो जिस मंत्री के या मंत्रिपरिषद के कार्य के लिए इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, तो उनसे जो है जवाब भी मांगा जा सकता है और वो जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा उसी वक्त। ठीक है, जवाब देना अनिवार्य होगा। इसके बाद लिख लीजिए कटौती प्रस्ताव। ओके, तो ये आखिरी प्रस्ताव है और इसमें क्या बोला जाता है, केवल लोकसभा में पारित किया जाता है और ये जो है साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। ओके,
और इसमें लिख लीजिए कटौती प्रस्ताव द्वारा, कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार की योजना या सरकारी योजना के लिए मांगी गई धनराशि में कटौती का प्रावधान किया जाता है, कटौती का प्रावधान किया जाता है। और ये जो कटौती है इसके प्रकार लिख लीजिए। तो ये जो कटौती है ये 3 प्रकार की होती है। ओके, सबसे पहली नीतिगत कटौती, इसके बाद आर्थिक कटौती और इसके बाद है सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। ओके, तो ये 3 कटौतियाँ होती हैं और इन सबको अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो नीतिगत कटौती लिख लीजिए। ओके, तो देखिए जो नीतिगत कटौती होती है इसमें क्या किया जाता है कि किसी नीति को अस्वीकृत किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। और इस नीति को अस्वीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसको पास करवाने के लिए ये जो प्रक्रिया है इसको पूरी की जाती है। और इसमें जो कटौती होती है वो जो नीति के लिए धनराशि होती है, ठीक है ना, धनराशि को कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है, 1 रुपये कर दिया जाता है। ओके, तो क्या होता है, मान लीजिए कि सरकार ने कोई एक योजना बनाई, ठीक है, और इसके लिए मान लीजिए उसने बोला कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा होने हैं। लेकिन संसद के सदस्यों को लगता है कि इस योजना के लिए इतने पैसे जो है बहुत ज़्यादा हैं और इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए वो नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये जो 10,000 का अमाउंट है इसको काट दिया जाएगा और इसके लिए 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके लिए जो आर्थिक कटौती है इसमें क्या होता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है वो जो सरकारी खर्च है उसमें फिजूल खर्ची जो होती है उसको रोकने के लिए ये वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है। और अगर ये वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें धनराशि, ठीक है, तो धनराशि का एक निश्चित अमाउंट, ठीक है, एक निश्चित राशि जो है वो कम कर दी जाती है। तो इसके लिए मान लीजिए कि कोई नीति बनाना है और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। ठीक, ये 50,000 हो गया, सॉरी। तो मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। तो अगर ये वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है और इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि इस 50,000 को घटा के 10,000 करोड़ कर दिया जाए, तो वो जो है वो 10,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है सांकेतिक कटौती। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से किसी प्रकार की विशेष कटौती नहीं होती है, बस इसमें क्या है, एक सांकेतिक रूप से शिकायत की जाती है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ये बताना कि जो सरकार द्वारा प्रस्ताव यानी कि सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है और उसके लिए जो धनराशि मांगी गई है वो उसके लिए उचित नहीं है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो धनराशि निर्धारित की जाती है सरकार द्वारा, मान लीजिए कि ये 10,000 रुपये है, ठीक है, तो इसको घटाकर 100 रुपये करना चाहे तो वो इस प्रस्ताव को पास करके 100 रुपये, एक्चुअली 100 रुपये कम कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से 100 रुपये कम करवा सकती है। और इसका कोई 100 रुपये कम करवाने का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन एक तरह से क्या होता है, ये समाज में मैसेज जाता है न्यूज़ द्वारा कि सरकार की कोई ऐसी योजना है जिस पर सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है और इससे सरकार की जो होती है वो आलोचना हो सकती है उसके बारे में। ठीक है,
तो इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ 100 रुपये, यानी कि सांकेतिक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये काट लिए जाते हैं। ओके, इसमें कितना था, एक निश्चित राशि काट ली जाती है। नीतिगत कटौती में क्या होता है कि धनराशि को पूरा कम कर दिया जाता है और उसकी जगह पर 1 रुपये कर दिया जाता है। इसमें मान लीजिए कि कितना भी अमाउंट है तो उसका एक निश्चित अमाउंट काट दिया जाता है, और जो सांकेतिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये काट लिए जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और उम्मीद है आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।